Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, we will learn about the very important topic of class 12 sickle cell anemia. Be with the video lecture till the end, and this is very important topic regarding the human genetic disorders. In previous few video lecture, you have learned the concept of color blindness, hemophilia, that was too easy to understand about the region. But here the sickle cell anemia is too complicated because of having the point mutation. Earlier, during the process of mutation, during the classification of mutation, I have introduced you regarding the sickle cell anemia as a point mutation only. For example, in this video lecture, we will learn about the region and their inheritance patterns of sickle cell anemia. First of all, you need to mention in your copy the sickle cell anemia symptoms. The symptoms. Listen. What often problems created in body during the anemia? The breathing abnormalities. Listen carefully. Symptoms. The problems in breathing abnormalities due to change in shape of hemoglobin, that is, it is the anemia. एनीमिया में हीमोग्लोबिन का शेप जो है चेंज हो जाता है. बेसिकली हीमोग्लोबिन कैसा होता है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन, स्फेरिकल नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है. लेकिन सिकल सेल एनीमिया में ये हीमोग्लोबिन कैसा हो जाता है? इस तरह से, ऐसे एकदम से अपना शेप बदल देता है, पंक्चर हो जाता है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, किसी भी तरह से हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे आप इसके डायमीटर को चेक करें, इसके शेप को चेक करें, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करके ले जा पाएगा. जब ये पंक्चर हो जाएगा, इसका एरिया कम हो जाएगा, तो ये वाला कम हीमोग्लोबिन कैरी करके ले जाएगा. तो हीमोग्लोबिन अगर ऐसा हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे सिकल शेप. इंग्लिश में सिकल मीन्स होता है हंसिया, जिसको आप लोग जानते हैं, हंसिया सब्जी वगैरह काटते हैं गांव में, उसके जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है. तो इसका शेप कैसा हो जाता है? सिकल शेप. चूंकि ये सेल है इसलिए इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया. ओवरऑल कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया. तो इसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स क्यों होता है? द normal hemoglobin that may carry the oxygen cannot able to carry the oxygen after getting this shape. इस शेप की वजह से हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन को प्रॉपरली कैरी नहीं कर पाता. 11th में मैंने बताया था कि एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन को कैरी करके ले जा पाता है, लेकिन अगर इस तरह का शेप हो जाएगा तो एक भी कैरी करके ले जा पाएगा और एनीमिया की वजह से पर्सन की डेथ हो जाएगी. और ये फॉल्टी जीन्स पेरेंट्स से बच्चे को मिलता है और वो ऑटोसोम में होता है. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में सेक्स क्रोमोसोम्स या ऑटोसोम दोनों आते हैं. कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया का जो डिजीज था वो सेक्स क्रोमोसोम एक्स लिंक के साथ, एक्स क्रोमोसोम से आता था बच्चों में, लेकिन ये क्रोमोसोम ऑटोसोम के साथ आता है, ठीक है. सब सारी चीजें क्लियर हो जाएगा. लिसन, अगर हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें तो सबसे पहले आप जान लें कि हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें हीम प्लस ग्लोबिन 2 तरह के प्रोटीन होते हैं. इस हीमोग्लोबिन में हीम प्लस ग्लोबिन, देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोटीन फॉर्म हीमोग्लोबिन, ठीक है. ये हीम क्या है? ये पिगमेंट्स है, और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन, ठीक है. हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन है इसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन होता है. 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होता है. ये 2 चेन लॉन्ग, ये अल्फा चेन बनाते हैं, और 2 लॉन्ग जो है ये बीटा चेन बनाते हैं. दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. बीटा चेन लेंथ में थोड़ा बड़ा होगा, अल्फा चेन लेंथ में दोनों अल्फा चेन आपस में तो इक्वल होंगे, लेकिन ये 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन से डिफरेंट दिखेंगे. चेंजेज किस में आता है? चेंजेज आता है कोई एक बीटा चेन में,
ठीक है, कोई एक बीटा चेन में चेंजेज आता है। ध्यान से सुनो, एक बीटा चेन में ये जो चेन है ना, बीटा चेन, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, यानी प्रोटीन के जो पॉलीमर है उसके ये चेन है आपस में ऐसे जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। इसको जब मैग्नीफाई करोगे तो पता चलेगा कुल 7 एमिनो एसिड जुड़ करके एक बीटा चेन बनाते हैं। तो उसके सीक्वेंस में गड़बड़ी हो जाती है। ध्यान से सुनो कैसे गड़बड़ी और क्यों गड़बड़ी होता क्या एक्चुअल में, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन है बीटा चेन का, उसका कॉन्फ़िगरेशन में पहला जो अमीनो एसिड होता है वो होता है वैलीन, दूसरा अमीनो एसिड बॉन्ड से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हिस्टिडीन, तीसरा ल्यूसीन, चौथा थ्रियोनीन, पांचवा प्रोलीन, छठवां ग्लूटामिक एसिड और सातवां भी ग्लूटामिक एसिड। तो ये कुल 7 एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके क्या बनाते हैं, इस 7 एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके आपस में एक चेन बनाते हैं जो बीटा चेन कंस्ट्रक्ट करता है। यानी कि एमिनो एसिड नंबर 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे जो छठा नंबर है ना 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे अगर आ जाएगा वैलीन, क्या आ जाएगा वैलीन 6 नंबर पे, इस पे अगर 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलीन आ जाएगा, बाकी सब यूजुअल है, वैलीन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनीन, प्रोलीन और लास्ट में ग्लूटामिक एसिड सब यूजुअल है। केवल 6 नंबर पे कहीं से अगर वैलीन बनना शुरू हो जाए प्रोटीन में, ये जो अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड है GLU, इसकी जगह पे वैलीन अगर आना शुरू हो जाए तो ओवरऑल जो ग्लोबिन प्रोटीन का शेप है वो बदल जाएगा और ओवरऑल हीमोग्लोबिन का शेप भी बदल जाएगा। मतलब कि अगर इस पे ग्लोबिन प्रोटीन का हम इसका अगर हम चेन लिखेंगे बीटा चेन, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, सेम यही चीजें लिख देते हैं, वैलीन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनीन, प्रोलीन। अब देखो अमीनो एसिड नंबर 1, एमिनो एसिड नंबर 2, एमिनो एसिड नंबर 3, एमिनो एसिड नंबर 4, एमिनो एसिड नंबर 5। अब 6 नंबर में नॉर्मल ग्लोबिन प्रोटीन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या था, ये ग्लूटामिक एसिड, यहां पे अब वैलीन लिख दो। 6 नंबर पे क्या हो गया वैलीन और 7 नंबर पे फिर ग्लूटामिक एसिड। तो यहां पे चेंजेस सिर्फ 6 नंबर पे हुआ, चेंजेस क्या हो गया है 6 नंबर पे हुआ, और ओवरऑल क्या चेंज हो गया है, ओवरऑल हमारा हीमोग्लोबिन का शेप चेंज हो गया। सो सीक्वेंस अगर बदल जाए, सीक्वेंस में थ्रियोनीन अगर 3 नंबर पे आ जाए तो भी ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये होती है प्रोटीन सिंथेसिस की सबसे बड़ी खासियत। और सबको बता दे कि प्रोटीन सिंथेसिस में जो सीक्वेंस है वो डिसाइड करता है डीएनए पे उसका जीन। डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनता है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। तो डीएनए पे इसके जो जीन है, जीन मतलब होता क्या है, आपने नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ ली, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थियामिन डीएनए में होते हैं, पेंटो शुगर होता है, फॉस्फेट होता है। तो डीएनए में जीन क्या होते हैं, डीएनए के 3-3 सेगमेंट, 3-3 नाइट्रोजन के बेस, 3-3 नाइट्रोजन के बेस आपस में एक प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। अब यहां पे जब डीएनए का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ऐसे डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, एक जगह नाइट्रोजनस बेस पेयर GAG मिलेगा और इसके प्रोपोर्शन में G की कंपेयर में C, A के कंपेयर में T और G के कंपेयर में C मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक एविन चारगाप्स का रूल है, ये चैप्टर 6 में आपको अच्छे से बताया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग डीएनए में गुआनिन और साइटोसिन आमने सामने होते हैं, ठीक है, और एडेनिन और थियामिन आपस में जुड़ते हैं। कभी भी एडेनिन गुआनिन से नहीं जुड़ेगा, गुआनिन एडेनिन से नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा गुआनिन साइटोसिन से और थियामिन एडेनिन से जुड़ते हैं, बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। कौन से बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड होता है और एडेनिन और थियामिन के बीच में 2 बॉन्ड होता है। सो you are well familiar having the 3 bond and 2 bond in DNA because of having the bond between adenine and thymine and the bond between guanine and cytosine. गुआनिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन थियामिन के बीच में डबल बॉन्ड। ये एकदम से दिमाग में बैठा के चलिए।
सो जितने भी एडेनिन होंगे उसके प्रोपोर्शन में थियामिन होगा। एडेनिन 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 लिखते जाएंगे तो उसके अपोजिट थियामिन थियामिन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस आता है गुआनिन एडेनिन गुआनिन, कितने नंबर पे? छठे नंबर पे। यानी इसके लिए जो जीन है, ग्लूटामिक एसिड के लिए जो जीन है डीएनए में, वो गुआनिन एडेनिन एंड गुआनिन है। गुआनिन एडेनिन एंड गुआनिन है। तो इससे जब एमआरएनए बनेगा, देखो डीएनए से मैंने बोला डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनता है, डीएनए से पहले आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है। एक बार और सुन लो, डीएनए से आरएनए जो बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसका मतलब डीएनए पहले आरएनए बनाता है और आरएनए प्रोटीन बनाता है। डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाता, मैसेज डीएनए ही भेजता है कि छठे नंबर पे देखो बेटा, छठे नंबर पे बार बार ग्लूटामिक एसिड को ही रखना, तुम भूल जाओगे तो तुम्हारी जगह पे छठे नंबर पे वैलिन आ जाएगा या कोई और आ जाएगा, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो होता भी वही है कि डीएनए मैसेज भेजता है आरएनए को, एमआरएनए को मैसेज भेजता है, कहता है कि तुम ले लो मेरा एक पोर्शन जीएजी, और जीएजी ये आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। एमआरएनए जो डीएनए का दिया हुआ जीएजी है वो एक्सेप्ट कर लेगा। देखो डीएनए का दिया हुआ थियामिन को छोड़ करके डीएनए का दिया हुआ हर कुछ आरएनए एक्सेप्ट करता है। आरएनए थियामिन जब मिलेगा तो उसकी जगह पे यूरासिल रीड करेगा बार बार, यानी कि जब आरएनए डीएनए से आरएनए में थियामिन जाएगा तो उसकी जगह पे यूरासिल रीड करेगा। इसको दिमाग में आप लोग रखिए। एडेनिन जाएगा तो डीएनए में भी एडेनिन होता है, आरएनए में भी। गुआनिन जाएगा तो डीएनए में भी गुआनिन, आरएनए में भी। साइटोसिन जाएगा तो डीएनए में भी और आरएनए दोनों में साइटोसिन। लेकिन डीएनए में थियामिन होता है, यूरासिल नहीं, और आरएनए में यूरासिल होता है, थियामिन नहीं। तो जैसे ही डीएनए से थियामिन यूरासिल में जाएगा, उसको क्या रीड करेगा? जी, उसकी जगह पे क्या रीड करेगा? यूरासिल रीड करेगा। जैसे मान लो कि कोई एक जेनेटिक सेगमेंट डीएनए से आरएनए में गया, जैसे उसका नाम था टीटीटी, थियामिन थियामिन थियामिन, तो उसको क्या रीड करेगा? यू यू यू। ठीक है, जैसे आप ट्रांसलेशन बोलते हो तो उसमें व्हाट 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 बोलो तो वहां से क्या आएगा? क्या क्या क्या। कोई ऐसा ट्रांसलेटर हो मुंह से बोलने वाला, तो वैसे ही ट्रांसलेट हो जाता है, और वो ट्रांसलेशन आगे प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो होता क्या है कि 3 सेट ये जीएजी जब एमआरएनए में आएगा, एमआरएनए में, तो ये जीएजी आसानी से इसको रीड कर लेगा। अब आप एनसीईआरटी पेज नंबर 112 पे जब जाएंगे, जेनेटिक कोड डिक्शनरी होगा, वहां पे आरएनए से कौन सा एमिनो एसिड बनेगा, उसमें थियामिन कहीं नहीं लिखेगा। आरएनए में जितने भी नाइट्रोजन बेस होते हैं 3-3 करके उसमें दिया हुआ, उसको रट लेना, पढ़ लेना। तो उसमें जब आप जीएजी देखेंगे, जहां भी जीएजी लिखा होगा उसके सामने देखेंगे तो लिखा होगा जीएलयू। इसका क्या मतलब? जीएजी द एमिनो द नाइट्रोजन बेस जीएजी इज रिस्पॉन्सिबल टू कोड द ग्लूटामिक एसिड, यानी जीएजी क्या कोड करता है? ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस में ये होता है, नॉर्मली पॉलीपेप्टाइड का चेन ऐसे बनता रहता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनते रहते हैं, काम चलता रहता है। लेकिन बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये जो जीएजी और इसके प्रोपोर्शन में सीटीसी है, ये ए एंड टी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, और इसको मैंने बोला था पॉइंट म्यूटेशन। इसको मैंने क्या बताया था? पॉइंट म्यूटेशन। ध्यान दो बेटा, यही समझना है। ड्यू टू द डिलीशन एंड इंसर्शन, देखो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, GAGCTC। भाई जी का पोर्शन तो सी लिखना पड़ेगा, ए का पोर्शन में टी लिखना पड़ेगा, और जी का पोर्शन में सी लिखना पड़ेगा। तो होगा क्या एक्चुअल में कि ये जो ए एंड टी है आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, आपस में पोजीशन बदल लेते हैं। ए की जगह पे टी और टी की जगह पे ए आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। सो द पॉइंट म्यूटेशन बिटवीन ए एंड टी, पॉइंट म्यूटेशन बिटवीन ए एंड टी हो गया, यानी कि टी ए पे और ए टी पे, डिलीशन एंड इंसर्शन। तो होगा क्या अगली स्टेज में? जी ए जी की जगह पे जी टी जी हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा? जी टी जी हो जाएगा।
और CA आ जाएगा और T ऊपर चला गया तो CAC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CAC। अब होगा क्या कि ये GTG जब DNA से ट्रांसफर होगा RNA में, क्या GTG जब जीन DNA से RNA में आएगा ना, तो G को G ही रीड करेगा, mRNA G को G ही रीड करेगा, इस G को भी G ही रीड करेगा, लेकिन थियामिन की जगह पे क्या रीड करेगा? यूरेसिल, यानी कि ये हो जाएगा GUG। और फिर पेज नंबर 112 एनसीईआरटी जाओगे तो तुमको ये पता चल जाएगा कि GUG किसके लिए कोड करेगा, उसके सामने लिखा होगा वैलीन। तो जैसे ही ये चेंजेस होते हैं तुरंत छठे नंबर पे वैलीन बनना शुरू होता है। यहां तक तो सीक्वेंस ठीक था, इसलिए प्रोलीन के बाद ग्लूटामिक एसिड, लेकिन छठे नंबर पे बार बार ये जीन GUG आने की वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलीन बनना शुरू हो जाता है। दैट इज द रीजन व्हाई द ओवरऑल shape of hemoglobin get changed. This faulty genes of parents, the genes having GUG, not the GAG, the genes having GUG or genes having GTG. ठीक है, जीन्स तो वही है ना जो डीएनए में GTG. The faulty genes get transmitted, start transmitted. ये क्रिएट हुआ किसी पेरेंट्स में और आगे आने वाली जनरेशन में वो ट्रांसफर होता चला गया। ट्रांसफर होगा तो जहां जहां जिसमें भी जाएगा ना, वो उसको सिकल सेल एनीमिया बना के छोड़ेगा। एनीमिया का पेशेंट मतलब सिकल सेल एनीमिया बना के कैसे छोड़ेगा, अब यहाँ पे आते हैं, ध्यान सुनो। ये जो जीन अवेलेबल है किसी पेरेंट्स के, मान लो कि इस पेरेंट्स में ये जीन अवेलेबल है, तो इसके हीमोग्लोबिन को अब HbS से रिप्रेजेंट करेंगे। जब तक 2 अल्फा और 2 बीटा दिख रहा है तब तक HbA से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर कोई जीन डिफेक्ट है, यानी इस पर्सन में कोई प्रॉब्लम है, सिकल सेल एनीमिया है, तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे HbS। यानी कि दोनों जीन जब तक अफेक्टेड नहीं होगा, भाई एक किसी कैरेक्टर्स के लिए 2 जीन्स की अफेक्टेड होने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, 2 जीन्स की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे दोनों जीन्स जब तक अफेक्टेड नहीं होगा तब तक सिकल सेल एनीमिया पर्सन में अपीयर नहीं होगा। तो इसके अब इनहेरिटेंस पैटर्न्स की मैं बात करूं, वीडियो को बैक करके रीजन आप देख लीजिएगा। रीजन क्या है? पॉइंट म्यूटेशन बिटवीन एडेनिन एंड थियामिन। अब आते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न। इनहेरिटेंस पैटर्न को समझते हैं सिकल सेल एनीमिया का। रीजन आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न्स। इनहेरिटेंस पैटर्न्स of sickle cell anemia, ये आप लोग कॉपी करेंगे। Listen, genes, that is faulty genes that may cause sickle cell anemia in persons represented as HbS. The single gene is not able to express itself in next generation as sickle cell anemia. So it is autosomal recessive disorders. Why autosomal? The genes of sickle cell anemia may available between chromosome number 1 to 44. So it is autosomal. The disease is autosomal. The disease is autosomal and recessive. Autosomal means the disease located between 1 to 44 chromosomes or impair the first pair to 22 pairs. And recessive means the single HbS genes cannot express as sickle cell anemia in person. There is need of at least 2 genes. So the person become anemic. When he or she got HbS genes। पर्सन को जिसको सिकल सेल एनीमिया बनाना है, उसमें HbS जीन जब तक प्रेजेंट नहीं होगा तब तक वो सिकल सेल एनीमिया होगा ही नहीं। यानी कि नॉर्मल पर्सन का ब्लड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्मल एडल्ट ब्लड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज HbA। इट इज नॉर्मल।
अगर एक जीन सिकल सेल एनीमिया का है, HbS HbA, HbS एंड HbA, एक जीन ही अवेलेबल है सिकल सेल एनीमिया का पर्सन में, तो ये भी नॉर्मल ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम एनीमिया का नजर, यानी इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैरियर का काम करेंगे। ये क्या है? कैरियर, बायोलॉजी में इसको कैरियर बोलते हैं। एंड इट में भी फीमेल एंड मेल बोथ। कलर ब्लाइंडनेस में सिर्फ फीमेल कैरियर का काम कर रहा था, मेल नहीं। इसमें चूंकि ऑटोसोम मेल एंड फीमेल सब में सेम होता है, इसलिए एक जीन जो सिकल सेल एनीमिया का अवेलेबल है, दूसरा जीन नॉर्मल है, तो इस वो पर्सन नॉर्मल होगा, लेकिन कैरियर बोलेंगे। कौन एनीमिक होगा? एनीमिक कौन होगा? HbS HbS। ये मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकता है। उसमें क्या था? नॉर्मल कपल से एबनॉर्मल चाइल्ड बनता था तो एब्सोल्युटली वो मेल होता था, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल कपल से एबनॉर्मल चाइल्ड फीमेल भी हो जाएंगे, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव, यानी इसमें भी पॉसिबल है कि नॉर्मल कपल से एबनॉर्मल चाइल्ड हो जाए। ठीक है, कैसे? लिसन, इसको आप नोट कर लीजिए। नॉर्मल कपल से एबनॉर्मल चाइल्ड कैसे बनते हैं भाई, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखो ध्यान से सब लोग, क्रॉस नॉर्मल फीमेल क्रॉस विथ नॉर्मल मेल गिव सिकल सेल anemic child. So answer will be, the statement is the normal couple born sickle cell anemic child, what will be the disease? The disease is always recessive. अभी X linked है कि ऑटोसोमल है, ये जानना है, ध्यान से। चाइल्ड का टाइप अगर मेल है तो ऑटोसोमल भी हो सकता है और एक्स लिंक्ड भी, रिसेसिव भी हो सकता है। ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है, एक्स लिंक्ड, लेकिन ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया, इसीलिए ये मेल एंड फीमेल कुछ भी हो सकता है, मेल एंड फीमेल ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल कपल जो सिकल सेल एनीमिया को बर्न कर रहा है, उसका जो जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन हो HbS HbA टाइप का, दोनों का HbS और HbA टाइप का, और ये तो एब्सोल्युटली HbS और HbS होगा। क्यों? अब देखो क्रॉस यहाँ पर करवा दे रहे हैं, एक का है HbS और दूसरे का क्या है HbA, मल्टीप्लाई HbS HbA। अब होगा क्या कि ये दोनों जब क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? HbS HbS, और ये आगे क्या बनाएगा? ये HbS और HbA, यानी ये तो अफेक्टेड हो जाएगा, इसको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि दो जीन अवेलेबल है। यहाँ पे एक ही जीन सिकल सेल का है तो ये नॉर्मल होगा बट कैरियर होगा। ये क्या होगा? HbA HbS, ये भी नॉर्मल लेकिन कैरियर, और ये HbA HbA, तो ये तो नॉर्मल का सवाल ही होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो जेनेटिकली फिनोटिपिकली 3 नॉर्मल और 1 अफेक्टेड होगा, लेकिन ये दो जेनेटिकली क्या होंगे? कैरियर का काम करेंगे। ऐसे क्रॉस और इसके रिजल्ट अगले जनरेशन में भी आते रहते हैं। किस केस में? सिकल सेल एनीमिया के केस में। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मैटर ऑफ क्लास 12 सिकल सेल एनीमिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन that may be asked in the examination. If you have any problem regarding this or any question regarding this, you may paste the question in comment box. I will probably solve that question in next video lecture along with the next video topic. Thank you.